जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो जैसा कि आज है 4 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह हम फिर से चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक में एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी कि आवाज़ अनिवार्य करने का मसौदा जारी किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक में एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम यानी कि आवाज़ जो है अनिवार्य करने का मसौदा जारी किया है? तो इसको याद रखिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मॉर्थ ने। ठीक है, देखिए, आवाज़ एक ऐसी ध्वनि प्रणाली है जो ईवी के यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की धीमी गति या रिवर्स में चलने पर कृत्रिम आवाज़ बनाती है ताकि लोग वाहन की मौजूदगी जो है पहचान सके। मॉर्थ ने GSR 714E के जरिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। 30 दिन तक जन सुझाव लेकर के नियम अंतिम किए जाएंगे। समय सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर 2026 से नए मॉडल और 1 अक्टूबर 2027 से उत्पादन में चल रहे मौजूदा मॉडल में आवाज़ अनिवार्य होगा। दायरा की बात करें तो श्रेणी M यात्री और N सामान ढोने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लागू होगा। ये फिलहाल 2 और 3 व्हीलर वाहन है। काम कैसे करेगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक और रिवर्स में यह सिस्टम अपने आप ऑन होगा। ज़्यादा गति पर टायर या हवा की आवाज़ पर्याप्त होती है। मानक की बात करें तो सिस्टम को AIS 173 के श्रव्यता मानकों के अनुसार ही फिट करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात करें तो यूरोपीय संघ में 2019 और 2021 के आवास अनिवार्य है। अमेरिका और जापान में भी ऐसी अनिवार्यता लागू है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में $500 अरब की नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में $500 अरब की नेटवर्थ जो है पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जो है कौन बने हैं? तो इनको तो आप पहचानते ही होंगे, तो इनको याद रखिएगा, ये हैं एलन मस्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। उपलब्धि तब दर्ज हुई जब उनकी नेटवर्थ 500.1 अरब डॉलर तक पहुंची और बाद में थोड़ा नीचे आई। यह आंकड़ा फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज इंडेक्स के आधार पर रिपोर्ट किया गया। नेटवर्थ मुख्यतः जो है टेस्ला के शेयरों और स्पेस एक्स और XAI जैसी निजी कंपनियों के वैल्यूएशन से तय होती है। इस साल टेस्ला के शेयरों में तेज़ी और स्पेस एक्स और AI की बढ़ती वैल्यूएशन ने बड़ा योगदान दिया। पिछले रुझान की बात करें तो दिसंबर 2024 में मस्क जो है 400 अरब डॉलर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब $500 अरब छुआ है इन्होंने। तुलना करें तो दूसरे स्थान पर लैरी एलिसन लगभग 350.7 अरब डॉलर पर है, यानी कि एक बड़ा अंतर है। इस माइलस्टोन को BBC और रीयूटर्स सहित कई वैश्विक मीडिया ने दुनिया के पहले हाफ ट्रिलियनर रूप में कवर किया। नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में पंडित छन्नूलाल जो है इनका निधन हुआ। छन्नूलाल मिश्र जो थे इनका निधन हो गया। अब वे कौन थे? तो इनको आपको याद रखना है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो कि ठुमरी भजन के उस्ताद कहे जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ठुमरी भजन के उस्ताद, वे बनारस केंद्रित पूरब अंग के ठुमरी दादरा कजरी होरी और भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध थे। ये सब सॉन्ग है, इस पर टाइप के सॉन्ग होते थे इनके। उनकी पहचान ख्याल की बारीकियों के साथ लोकरस और भक्ति रस को सहज भाषा में मंच तक लाने की रही। भारत सरकार से पद्म भूषण 2010 में और पद्म विभूषण 2020 सहित कई प्रमुख पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक रहे और नई पीढ़ी के गायकों को प्रशिक्षण भी दिया। दशकों से देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर कार्यक्रम देकर बनारसी गायकी को विश्व पहचान भी दिलाई थी इन्होंने। ठुमरी परंपरा में गिरजा देवी जैसी दिग्गज धारा को आगे बढ़ाने वाली समान संवेदनशीलता और शास्त्रीय अनुशासन उनके यहाँ दिखता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको आप याद रखिएगा।
आज का अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। भारत और किस देश ने सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, चीन ने। किस देश ने? चीन ने। क्या बदला? तो भारत चीन के बीच करीब 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के तकनीकी बर्ताव के बाद सहमति बनाई गई है। विंटर शेड्यूल के साथ अक्टूबर 26 से शुरुआत होने की योजना इंडिगो ने कोलकाता ग्वांगझू दैनिक उड़ान का ऐलान किया। प्रक्रिया और शर्तें क्या हैं? तो शुरुआत एयरलाइंस के व्यावसायिक निर्णय और सभी ऑपरेशन मानकों का पालन पर निर्भर होगा। प्रभाव इसका क्या रहेगा? तो लोगों की आवाजाही, व्यापार और कारोबारी यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। पिछले रुझान की बात करें तो महामारी और सीमा तनाव के बाद जो है डायरेक्ट उड़ानें रुकी हुई थी। फिलहाल लोग सिंगापुर, हांगकांग जैसे हब से होकर जाते थे। डायरेक्ट रूट समय खर्च दोनों घटाएगा। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की है? किस देश ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की है? तो इसको याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने। क्या है कॉन्सेप्ट? तो यूएई ने विजिट वीज़ा के सेक्टर आधारित बनाया ताकि एआई, मनोरंजन, इवेंट्स और क्रूज टूरिज्म जैसे क्षेत्रों के लिए आसानी से एंट्री मिले। किन किन श्रेणियों के लिए ये है? तो एआई विशेषज्ञ, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स या कॉन्फ्रेंस, क्रूज या लग्जरी यॉट से आने वाले ये पर्यटक जो है उनके लिए ये जो है किसने घोषित किया? तो फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी कि आईसीपी ने एंट्री वीज़ा नियमों में संशोधन के साथ ये श्रेणियां लॉन्च की। इसकी प्रक्रिया और शर्तें क्या हैं? तो एआई वीज़ा के लिए तकनीकी संस्थान या होस्ट का पत्र, इवेंट वीज़ा के लिए होस्ट एंटिटी और इवेंट विवरण, क्रूज या यॉट वीज़ा के लिए लाइसेंस प्राप्त होस्ट आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक टैलेंट आकर्षित करना, टेक और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देना और पर्यटन को आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। एंट्री परमिट और स्पॉन्सरशिप नियमों में भी बदलाव किए गए जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हुई। यूएई हाल ही के वर्षों में वीज़ा रेजिडेंसी सुधारों में बिजनेस और टूरिज्म के हब के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में एकीकृत जीसीसी टूरिस्ट वीज़ा का पायलट चरण भी 2025 के अंत में प्रस्तावित है जिससे क्षेत्रीय यात्रा और आसान हो सकती है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सूची में शामिल लोगों की संयुक्त संपत्ति बढ़कर के कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जो है सूची में शामिल लोगों की संयुक्त संपत्ति बढ़ करके कितने लाख करोड़ रुपए जो है हो गई है? तो इसको आपको याद रखना है, लगभग 167 लाख करोड़ रुपए। कितने? 167 लाख करोड़ रुपए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में कुल 1238 लोगों की संयुक्त संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपए जो है आंकी गई है। यह भारत के जीडीपी का लगभग 48% है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है और बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन भी बढ़ी है। इससे अमीरों की संख्या और उनकी संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह सूची भारत की अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट जगत की मजबूती को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वर्तमान में भारत में डेटा लागत वैश्विक औसत के कितने प्रतिशत से भी कम है? वर्तमान में भारत में डेटा लागत जो है वैश्विक औसत के कितने प्रतिशत से भी कम है? तो इसको याद रखिएगा, 10%। कितना? 10%। भारत में इंटरनेट डेटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। अभी भारत में डेटा की लागत वैश्विक औसत से 10% से भी कम है। इसका कारण क्या है? तो टेलीकॉम कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार और सरकारी डिजिटल योजनाएं। सस्ती इंटरनेट दरों ने भारत में डिजिटल क्रांति लाई है और आज भारत मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में शीर्ष देशों में जो है शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है कितने केंद्रीय विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 913। कितने? 913। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 913 केंद्रीय विद्यालयों को
पीएम श्री विद्यालय का दर्जा दिया गया है। इन विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल क्लासरूम और नवाचार आधारित शिक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय भी निजी विद्यालयों के बराबर गुणवत्ता प्रदान कर सके। यह भारत की नई पीढ़ी को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में CISF के महानिदेशक के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? मुझे लगता है कि इसको मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हैं प्रवीर रंजन। कौन है? ये है प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन जो है, इन्होंने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक का पदभार संभाला है। CISF एक अर्धसैनिक बल है जो भारत के हवाई अड्डों, मेट्रो, सरकारी प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। नई नेतृत्व टीम से उम्मीद है कि यह संगठन और अधिक आधुनिक तकनीक तथा बेहतर रणनीतियों के साथ देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य ने गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? ये प्रश्न भी मैंने बता दिया है। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पिछले क्लास में ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से जंगलों के पास रहने वाले लोगों को हाथियों की गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। ऐसे प्रयासों से न केवल लोगों की जान और फसलों की सुरक्षा होगी, बल्कि हाथियों का भी संरक्षण किया जा सकेगा। यह कदम मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है याद हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।